तो बच्चों देखो, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ तक तो पढ़ लिए थे कि कंडक्टर अगर है कोई और कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ये होगा E इक्वल टू V/L, और इलेक्ट्रिक करंट जो होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो करंट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने कंडक्टर के लिए पढ़ा है NEAVD। किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V दे दो तो उसके लिए फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का ये होता है I इक्वल टू NEAVD। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाला एरिया किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाला करंट, इलेक्ट्रिक करंट। N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। और VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कंडक्टर में, ऐसा माना जाता है, ये एजम्पशन है पूरी तरह से, ठीक है ना। ये होता है छोटी छोटी बातें। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों को समझ में आया, एक दो पॉइंट और कि बैटरी का काम क्या है, बैटरी का रोल क्या था, बैटरी का काम क्या है। बैटरी का काम क्या है? बैटरी एक्ट्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी किस तरह बिहेव कर रहा है? सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन का आपको पता चला था कि यहाँ से एनर्जी लेके जाना है, कंडक्टर को देना है। तो इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? एनर्जी कैरियर। एनर्जी कैरियर। इलेक्ट्रॉन का काम है एनर्जी कैरियर का, यहाँ से बैटरी से एनर्जी उठाना है, कंडक्टर को ले जाके देना है। ये काम है इलेक्ट्रॉन का। ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों देखो क्या है कि ये छोटी बातों के हिसाब से हम लोग चलें अगर, तो कंडक्टर में बात करना है तो इलेक्ट्रिक करंट ये है। तो इसमें अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, जैसे मान लो एक एग्जांपल, ये x है, ये y है। इफ 2 × 10⁸ electrons, if 2 × 10⁸ electrons is moving from x to y in 2 millisecond, find electric current। भाई तो देखो एक तरीके से समझा जाए तो बोल रहा है कि x से y की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, x to y। कितने?
पहली बात तो हमें पता करना चाहिए कि करंट क्या होता है। पहली बात करंट समझो, चार्ज क्रॉसिंग एन एरिया इन 1 सेकेंड, ये तो करंट होता है। यहाँ से यहाँ जाने का मतलब एक क्रॉस सेक्शन एरिया देख लिया जाए, यहाँ से यहाँ कितना चार्ज जा रहा है। तो चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, एनी, हम लोग जानते ही हैं। 1 सेकेंड में कितना चार्ज गया उसी को करंट कहते हैं। तो देखो कितना चार्ज गया, बेसिकली पता करना हो तो 2 मिली सेकेंड में कितना गुजर रहा है। 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड में 2 इंटू 10⁸, तो 1 सेकेंड में 10⁻11। तो Q इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू 10⁻11, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, तो 1.6 इंटू 10⁻8 कूलम पर सेकेंड, मतलब इसी को एम्पियर, यही आंसर आ गया। और डायरेक्शन क्या होगा, करंट, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इसलिए उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन ये आ गया। ठीक है ना। ऐसे छोटी छोटी बातें अगर आपको बोला जाए तो आप लोग बता सकते हो। एक आसान सा क्वेश्चन आपको दिया जाए अगर तो। और अगर यही बेटा बोल दिया जाए कि इतने इलेक्ट्रॉन इधर x से y जा रहे हैं और कुछ प्रोटॉन y से x आ रहा है, तो समझ में आना चाहिए y की वजह से करंट, की प्रोटॉन की वजह से कितने करंट होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना होगा, सबकी वजह से अलग अलग देख लोगे आप। हम लोगों ने बात कर लिया कि करंट में कितना करंट इधर से x से y जा रहा है, y से x जा रहा है, करंट निकालना हो। ठीक है ना। या फिर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अगर बात समझ में आ गई है तो थोड़ी बात और समझो, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह, कि करंट अगर ऐसे कंडक्टर में, कंडक्टर ये है, तो यहाँ से अगर करंट आई जा रहा है, मतलब आई मतलब चार्ज पर सेकेंड, इतना कूलम चार्ज जा रहा है। आई कूलम चार्ज 1 सेकेंड में अगर एंटर कर रहा है कंडक्टर से, तो पक्के तौर पे आई कूलम ही बाहर निकलेगा, चार्ज पर सेकेंड, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि कंडक्टर ऐसा हो जिसका क्रॉस सेक्शन आपका अलग अलग हो, तो यहाँ से अगर करंट आई जा रहा है तो यहाँ से कितना निकलेगा। तो कई बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लो, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लो, तो दोनों में अलग अलग होगा क्या, बताओ बच्चों, क्या दोनों में अलग अलग होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इधर का ये मान लिया जाए, यहाँ का ये मान लिया जाए, तो अलग अलग होगा क्या। तो अगर आपको लगता हो तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर ही दे रहा हूँ, कि जैसे समझो हम बात करें कि एक पाइप का एग्जांपल मैं लिया था एक बार, ये है पाइप,
जैसे मान लो, ये समझो, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, इसका मतलब आप समझो जरा कि अगर मैं इससे 50 कूलम चार्ज एंटर कर रहा हूँ तो 50 कूलम चार्ज इधर से निकल रहा है, और अगर इधर से मान लो ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का हो जाए, यूनिफॉर्म में तो समझ में आ रहा है, डिफरेंट में भी सोचो, इमेजिन करो कि अपने को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मतलब नहीं है। यहाँ से अगर 50 कूलम चार्ज जा रहा है तो यहाँ से 50 कूलम चार्ज नहीं निकला, अगर मान लो 40 ही निकला तो 10 कूलम क्या यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, क्या कंडक्टर के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, एक समय बाद यहाँ पे 1000 कूलम चार्ज हो जाएगा, क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा नहीं होगा कभी। जैसे कि पानी यहाँ से 2 लीटर पर सेकंड पानी एंटर कर रहा है तो पक्का यहाँ से 2 लीटर पर सेकंड निकलना ही पड़ेगा, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो। अगर यहाँ से 2 लीटर पर, चाहे क्रॉस सेक्शन एरिया अलग हो, पानी के लिए भी यही बात है, अगर यहाँ से 2 लीटर पर सेकंड पानी जा रहा है और यहाँ से 1 लीटर पर सेकंड निकल रहा है तो 1 लीटर पर सेकंड पानी गायब नहीं हो सकता बीच के रास्ते से कहीं। और अगर 1 लीटर पर सेकंड पानी अगर इसी बीच में रह जा रहा है तो यानी एक समय बाद बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए याद रखना, कभी भी करंट जो होता है वो नहीं बदल सकता किसी भी कीमत पे। आई इन इक्वल टू आई आउट। क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको पूछूं एक बात कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन VD1 है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन VD2 है, तो कौन ज़्यादा होगा? तो आई इन जो होगा एन ई तो सेम होगा, मटेरियल एन तो मटेरियल प्रॉपर्टी, ई भी इलेक्ट्रॉन की, VD1 इंटू A1 इक्वल टू एन ई VD2 इंटू A2। तो पक्की बात है VD1 इज ग्रेटर देन VD2। और ये लॉजिकली भी क्लियर है कि यहाँ से पानी अगर सेम निकलना है तो यहाँ से कम रेट स्पीड से निकलता है पानी, यहाँ ज़्यादा स्पीड से निकलता है। ये आप लोग बहुत बचपन में जानते हो। पाइप से कभी दूर तक पानी फेंकना होता है तो आप क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते हो तो दूर तक पानी जाता है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाता है वाटर फ्लो का, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हमें समझ में आना चाहिए। आगे की बात करें तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ तक तो बात हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग रिलेशन इन VD एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और VD में रिलेशन क्या होगा? तो अब जनरली यूनिफॉर्म के लिए ही हम लोग पढ़ाई करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में करंट तो सेम ही होगा, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म। ये V0 है तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये लेंथ L होता है, E इक्वल टू V0/L होता है। I इक्वल टू क्या होता है? NEA VD, ठीक। ये सब बातें होती है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में बताना है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपने बोला है कि कितने से चल रहा है, ये इस पे फोर्स लगेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पे, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स कितना लगेगा कि ई उसके मास से डिवाइड कर दो तो आपको पता होगा कि एक टाइम इंटरवल में ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। एक टाउ टाइम में उसको लैम्डा चलना है तो लैम्डा इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन E/m टाउ स्क्वायर। लैम्डा चलना है, मीन फ्री पाथ चलना है रिलैक्सेशन टाइम में,
और हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर के लिए ये कितना वेलोसिटी से चलता है, वीडी वेलोसिटी से चलता है। हम लोग जानते हैं ये रिलेशन नंबर 1। दूसरा रिलेशन हम लोग जानते हैं लैम्डा इक्वल टू वी डी इंटू टाउ। ड्रिफ्ट एक तो न्यूटन के अकॉर्डिंग हो गया बात कि एफ इक्वल टू, एक तो एजम्पशन जो है अपना लैम्डा इक्वल टू वी डी इंटू टाउ, वो दोनों ही वैलिड हो। दोनों वैलिड हो तो दोनों से लैम्डा इक्वेट करोगे तो आपको मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 E by m into tau square equal to Vd into tau, that implies Vd equal to E tau by 2m। कुछ किताबों में यहाँ पे m भी होता है, ठीक है। तो मैं कहूँ दोनों ही सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही हैं। ये असलियत में ये जो एजम्पशन है ये इतने बड़े बड़े एजम्पशन है जो कि 12th स्टैंडर्ड पे आपको समझाया भी नहीं जा सकता। 12th स्टैंडर्ड की बात भी नहीं है ये सारे एजम्पशन जो हम लोग ले रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का, मतलब ये एक क्लासिकल फिजिक्स की फिनोमेना नहीं है, ठीक है ना। ये न्यूटनियन फिजिक्स की बात नहीं है, वो मतलब इससे बहुत आगे की बात है, वो उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे एजम्पशन लिए गए हैं, एजम्पशन के बाद हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। वो क्वांटम फिजिक्स, ये जो फिनोमेना है इलेक्ट्रॉन का, वो एक क्वांटम फिजिक्स की बात है। जैसे क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो सब क्वांटम मैकेनिक्स है वो। तो उस पे असलियत में ये डिराइव होता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए एजम्पशन बना के कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए दो अलग अलग रिजल्ट आ जाते हैं, दोनों लगभग सही मानेंगे दोनों को ही। ये अपना है थ्योरी। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में। देखो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई टाउ बाई 2m, यानी इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है I इक्वल टू NEA VD। दो बातें जो हमें समझ में आई वो ये समझ में आ गया। यहाँ से देखो टाउ जो होता है वो मटेरियल प्रॉपर्टी है, E और M इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये सब तो चेंज होने वाला नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, करंट कम होगा। बात समझ में आया? तो करंट बढ़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से करंट बढ़ता है, वो तो स्वाभाविक सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड V/L पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दोगे तो करंट बढ़ ही जाएगा। ये दोनों रिजल्ट आपके टिप पे हमेशा होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से। मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है, आपके असाइनमेंट में होगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगली बात पे हम लोग चलते हैं। आगे की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं आपका, यहाँ तक तो बात हो गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये कंडक्टर के क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, V। हम लोग जानते हैं I इक्वल टू NEA
वी डी, एंड वी डी इक्वल टू ई टाउ बाई 2m, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 आई को लिख सकते हैं एन ई ए, वी डी की जगह लिख सकते हैं ई टाउ बाई 2m, और ई की जगह लिख सकते हैं वी बाई एल। तो आई इक्वल टू बन जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ, और ई की जगह लिख सकते हैं वी बाई एल, एल इधर ले लिया। तो देखो ये सब तो कांस्टेंट है ना, ये पूरा चीज़, मतलब मैं इधर कहूँ तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। तो ये पार्ट जो है ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ये चीज़ कांस्टेंट कब होगा, पहली बात तो समझो, यहाँ पे देखो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कभी बदलेगा नहीं। लेंथ कंडक्टर का, हाँ ये बदलता है, कब बदलता है, टेम्परेचर चेंज होने से। टेम्परेचर चेंज होने से कंडक्टर का लेंथ बदलता है। अगर कंडक्टर पे कोई फिजिकल प्रेशर अप्लाई करे तो भी उसका लेंथ बदल सकता है, प्रेशर अप्लाई करने से भी। तो यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन सेम रखें, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखें तो लेंथ चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी थी, एक मटेरियल तो फिक्स है, ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन को, वो चेंज नहीं होगा। कंडक्टर का एरिया वगैरह वही है, प्रेशर ना बदलो, टेम्परेचर ना बदलो तो थर्मल एक्सपेंशन वगैरह नहीं होगा। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। ज़रा सोचो, इलेक्ट्रॉन के रिलैक्सेशन टाइम क्या डिफाइन किया गया था, दो कोलिजन के बीच का जो फ्री टाइम है उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो 3/2 kT इक्वल टू हाफ mv², तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया, एनर्जी ज़्यादा बढ़ गया। एनर्जी ज़्यादा बढ़ गया, पहले इतना धीरे से आता था, तब ऐसे आएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्वांटिटी चेंज होगा। तो इस क्वांटिटी को कांस्टेंट करने के लिए एट फिक्स्ड T एंड P, टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों चीज़ फिक्स्ड रहे, तो ये बात हम लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। आप लोग पढ़े हो क्लास 10th में। लॉ है बेसिकली, तो लॉ को कोई प्रूफ होता नहीं है ईमानदारी से मैं बोलूँ तो, लेकिन हम लोगों ने कर लिया, अब इतना एजम्पशन कर ही लिया है तो लॉ का भी प्रूफ कर ही सकते हैं। तो ये प्रूफ है, बोर्ड में आता भी है, बहुत छोटा सा प्रूफ है। तो ओम्स लॉ क्या बनेगा, ओम्स लॉ को डिफाइन करना होगा तो क्या हो जाएगा, आई वी इक्वल टू क्या आया 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं, 2ml बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। ओम्स लॉ क्या डिफाइन किया गया, ओम्स लॉ सॉरी ओम्स लॉ की बात किया जाए, ओम्स लॉ क्या है अपना, अंडर द फिजिकल, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन electric potential applied across a conductor is directly proportional to current flowing through it।
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर is directly proportional to current flowing through it। ठीक है ना, ये तो आप लिख लोगे, ये ओम्स लॉ है। अब ओम्स लॉ को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। आर इसमें भी हम लोग बताओ प्योर एक गिवन मटेरियल के लिए क्या क्या चेंज नहीं हो सकता, ज़रा सोच के बताओ। इस क्वांटिटी में क्या ये फर्दर ये लेंथ और एरिया तो एक गिवन मटेरियल का ही बदल सकते हैं। अरे यार, कॉपर का ही वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा सकते हो, कॉपर का ही लेंथ कम कर सकते हो। तो एक गिवन मटेरियल के लिए एल चेंज कर सकते हो, एरिया चेंज कर सकते हो। ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मटेरियल। एक फिक्स्ड मटेरियल के लिए ये चीज़ तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल नहीं सकता। एंड फ्री चार्ज अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो एन तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, ई तो चार्ज और टाउ भी मटेरियल प्रॉपर्टी है। मतलब ये सारा क्या है? ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो इसका यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट इसको क्या कहते हैं? तो इसको अलग से हम लोगों ने नाम दिया रो, 2m/Ne² टाउ। इसको रो बोला, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसका यूनिट क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला? R इक्वल टू रो L/A। तो इसका यूनिट तो ओम है, मीटर बाई मीटर, ओम मीटर। यूनिट क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी का? ओम मीटर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग पढ़े होंगे। वन बाई रजिस्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी, 1 by रेजिस्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस। छोटी छोटी बातें हमें जो याद रहनी चाहिए वो ये है कि R इक्वल टू क्या होता है? रो L/A, और रो होता है 2m/Ne² टाउ। ये रेजिस्टेंस है, यूनिट ओम। ये रेजिस्टिविटी है, यूनिट ओम मीटर। 1/R को बोलते हैं कंडक्टेंस, नाम है। 1/रो को बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसका यूनिट ओम होता है, और मैं बोलूँ इसका यूनिट उल्टा हो जाता है, महो। उल्टा बनाते भी है सिंबल, ठीक है ना? महो, ओम का उल्टा महो। इसका भी जैसे इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ओम मीटर
तो इसका भी मीटर ओम हो जाएगा। ठीक है ना, ये छोटी सी बातें हैं। हम लोगों ने अभी तक जो देख लिया, ओम्स लॉ की बात कर लिया है पूरा। ठीक है, तो ओम्स लॉ में बच्चों ओम्स लॉ की बात हो गई, V इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे देखा जाए आर क्या है, कांस्टेंट, ये सभी को पता है। और आर की वैल्यू होता है रो एल बाई ए, रो की वैल्यू होता है 2m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। आपको सबको पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ कम होगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, टाउ बढ़ेगा। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज दैट इम्प्लाइज, टाउ कम होने का मतलब रो भी इंक्रीज होगा। मतलब ये बात तो हमें पता होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पक्का है रो भी बढ़ेगा। तो ज़रा इस बात को देखो यहाँ पे, तो वोल्टेज और आई में अगर ग्राफ होगा तो V इक्वल टू आई आर, तो वो ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है ना, और y इक्वल टू एम एक्स, तो ये स्लोप बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये स्लोप बन जाएगा थीटा। ये डेल्टा V, ये डेल्टा आई, तो स्लोप क्या हो जाएगा, R। ठीक है, ये याद रहना चाहिए सबको, स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। और IV अगर ग्राफ हुआ तो IV ग्राफ हुआ तो आपका तब भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, तब I इक्वल टू 1/r टाइम्स V हो जाएगा। तब आपका स्लोप जो आएगा वो हो जाएगा 1/r, तब स्लोप उल्टी वैल्यू देगी। ये कुछ बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन। इस पे भी ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका बच्चों कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे, जैसे ये बातें आप नोट कर लिए होंगे। अब इसी में जैसे पूछना चाहे कोई, तो जैसे ऐसा बोल सकता है कि चलो 3 ग्राफ एक क्वेश्चन दे दिया जाए। ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T3। Which of the following is correct? A part, T1 greater than T2 greater than T3. B part, T1 less than T2 less than T3. C part, T1 equal to T2 equal to T3. D part, none of these। आप खुद बताओ सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, तो क्लियरली इसका स्लोप मैक्सिमम स्लोप, इसका स्लोप मिनिमम। VI में स्लोप क्या देता है, स्लोप देता है अपना R, तो सबसे ज़्यादा R इसका। R तब बढ़ेगा जब रो बढ़े, रो तब बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से टाउ कम होता है। देखो R तब बढ़ेगा जब रो बढ़ेगा, और रो तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली हम बोलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है कंडक्टर का।
तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर इसका है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका होगा, तो ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ी सी चर्चा रेजिस्टेंस पे करते हैं, रेजिस्टेंस पे करते हैं थोड़ी सी चर्चा हम लोग। पहले ओम्स लॉ को थोड़ा पढ़ने से पहले हम लोग रेजिस्टेंस पे चर्चा करते हैं। रेजिस्टेंस पे चर्चा करते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, इतना ओम होता है। रो की वैल्यू होता है 2m बाई एनी स्क्वायर टाउ। अच्छा, डिपेंडेंसी ऑफ आर किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? क्या फैक्टर्स है रेजिस्टेंस को चेंज करने वाले, अफेक्ट करने वाले? तो पहला फैक्टर, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? बोलो, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ एंड एरिया, यानी डायमेंशन, साइज ऑफ कंडक्टर। लेंथ एंड एरिया, कंडक्टर किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एल और ए पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा कंडक्टर किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है कंडक्टर रेजिस्टेंस, वो रो पे। रो मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रो होगा। ठीक है ना, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग होगा, टाउ अलग होगा। अच्छा, चौथा फैक्टर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो मैं एक एक फैक्टर को समझाता हूँ। रेजिस्टेंस बेसिकली इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर एक गिवन वायर है, जैसे मतलब मेरे पास एक कंडक्टर है, अगर एक गिवन वायर है, ये वायर है, मान लो कंडक्टिंग वायर है, और इस कंडक्टिंग वायर का मुझे अगर लेंथ बदल दे, मतलब इसका टेम्परेचर बदल दे, तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ये मटेरियल अलग कर दें अगर, मतलब समझ लो ये मटेरियल आ गया, तो भी कंडक्टर बदल जाएगा। और इसका साइज, मतलब इसको कॉम्प्रेस करके, कई बार होता है ना, हैमरिंग से, हैमर करके खूब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देते हैं कंडक्टर का। ठीक है ना, स्ट्रेच करके उसका लेंथ बढ़ा दे। और इसके अंदर किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, उससे भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, उसके बाद साइज। मटेरियल की तो बात ही करने की ज़रूरत नहीं है, तो पता ही है कि मटेरियल चेंज होगा तो होगा। तो उसके बाद टेम्परेचर, 3 फैक्टर पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला ये वो फैक्टर्स है जो कि कंडक्टर को अफेक्ट करेंगे। ठीक है,
बात करते हैं अब हम लोग कंडक्टर में। तो कंडक्टर की बात कर रहे थे, ये रजिस्टर, कंडक्टर में रजिस्टर की बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस कैसे। तो सबसे पहला कारण जो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पहला रीज़न डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो उसको ऐसे समझो, नहीं ऐसे देखो, ये क्यूबॉइड की साइज है, ठीक है ना। ये लेंथ जैसे ए मान लो, ये लेंथ जैसे बी मान लो, ये लेंथ जैसे सी मान लो, ए बी सी, ठीक है ना। तो मैं कहूँ कि याद रखिएगा आर इक्वल टू रो एल बाई ए में, चीज़ें याद रखिएगा बहुत ढंग से। एल इज मेजर्ड along the flow of current. Area of cross section क्या होता है? Perpendicular area, फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर कितना एरिया है। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर ऐसे करंट जा रहा है, अगर ऐसे फ्लो का, तो ये पूरा एरिया जो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाएगा। और अगर जैसे कि आपको बोलूँ मैं, ये किताब लो, ये मान लो कंडक्टर है ऐसा, अगर मैं करंट ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जाने, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिख रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है तो ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया देखो इसके परपेंडिकुलर है, ये एरिया बोला जाएगा। कि ऐसे चलेगा तो पूरा ऐसे चलेगा करंट, तो ये लेंथ हो जाएगा रो एल बाई ए में। और अगर ऐसे करंट आ रहा है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, लेंथ ये हो जाएगा। ऐसे जाएगा तो लेंथ ये हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो जाएगा। कैसे जा रहा है, तो अगर मान लो करंट आपका ऐसे आ रहा है, तो आप खुद बताओ, आपका करंट ऐसे आ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल की जगह क्या लोगे, ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा बी सी। और अगर बच्चों करंट मान लो आपका ऐसे आ रहा है, इस तरह से, तो आप देखो करंट अगर इस डायरेक्ट, मटेरियल देखो वही है, तब रेजिस्टेंस जो आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेंथ जो चला सी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बी, एक सरफेस बचा हुआ है, अगर ऐसे आ रहा है पीछे से, ऐसे सामने से निकले, तब रेजिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, तब ऐसे आएगा तो ये बी के अलॉन्ग आ रहा है, रो बी बाई ए सी। ये तीन अलग अलग डायमेंशन से अगर डायरेक्शन से करंट आ रहा है, एक ही मटेरियल है, डायरेक्शन बदलने से देखो आपका रेजिस्टेंस बदल गया। रेजिस्टेंस सेम हो सकता है यदि क्यूब हो जाए,
क्यूब हो जाएगा तो आपका इस बात से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि किधर से आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आपको बच्चों एक क्वेश्चन और दिया जाए कि एक कंडक्टर है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है, ये एक्सिस है कंडक्टर का, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये करंट का डायरेक्शन है। ये रेडियस ए, ये रेडियस बी, ये लेंथ एल। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बता दो, रेजिस्टिविटी रो ले लो, ठीक है ना। अब जैसे इधर से देखो, साइड व्यू आप बनाओ, तो साइड व्यू आप बनाओगे तो कैसा बनाओगे? साइड व्यू अपने को दिख रहा है, इसके अंदर करंट जा रहा है, ऐसे बोलो, ऐसे करंट जा रहा है ना, अंदर ऐसे जा रहा है इसी रीजन में। तो अगर ऐसे जा रहा है करंट, तो आप बताओ ये जो इतने मटेरियल में तो कुछ नहीं जाएगा, तो परपेंडिकुलर एरिया रो एल की जगह क्या लोगे? एल तो पूरा लेंथ, देखो कंडक्टर के लेंथ के लॉन्ग, परपेंडिकुलर एरिया, कितने एरिया में कंडक्टर करंट फ्लो हो रहा है, तो एरिया देखोगे तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो बस इतना ही आज के लिए।